नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कहीं अगर कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती होंगी तो मुझे लगता है मोदी जी इस समय वो भी कराने के मूड में होंगे। एक के बाद एक जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जो 2024 के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं। दरअसल बिहार वाले नीतीश बाबू ने जब से लोचा लिया है ना, तब से सीन बदल रहा है। सारा जो आपका नैरेटिव है ना, आएगा तो मोदी, ये जो लाइन कह कह के पुख्ता कर ली थी, वो लाइन जो है वो गड़बड़ा गई है। अब उस लाइन को गड़बड़ाने से परेशानी ये हो रही है कि लोगों में ये भ्रम टूट गया है कि आएगा तो मोदी पक्का हो गया। नीतीश के एक गांव ने पूरी राजनीति उल्टी पुल्टी करके रख दी है। विपक्ष मजबूत हो रहा है, संगठित हो रहा है, रणनीति बना रहा है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मामला और गड़बड़ा दिया। दूसरा, कांग्रेस भी बहुत स्ट्रेटेजिकल काम करने लगी है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग तय है कि खड़गे बनेंगे, दलित चेहरा, बड़ा चेहरा। मैसेज दे रहे हैं कि भाई देखो, हमने दलित का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और मजे की बात यह कि 6 महीने से उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं था। कल मैंने स्टोरी भी छापी थी, फ्रंट पेज पे ट्वीट किया था, कल ही ट्वीट किया था मैंने कि क्या बात है, देखो जो 80 वाली सीट वाला स्टेट है उसमें प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि भैया कांग्रेस के लोग इतनी जल्दी मेरी बात सुन लेते हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष बन गया, वो भी दलित बना। इसका मतलब कि कांग्रेस भी स्ट्रेटेजी कर रही है। अब क्या बीजेपी का जो मकसद है वो ये है कि मैसेज भ्रम की स्थिति में करो कि भाई जो विपक्ष का वोट है वो भी हमको मिलता है। तो पिछली बार आपको याद होगा कि आपने देखा होगा बहुत सारे भाजपा के नेता ये कहते हुए जगह जगह दिखाई दे रहे थे कि भाई हमको 3 तलाक वाले मामले में महिलाओं ने, मुसलमान की महिलाओं ने वोट दिया है, मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट दिया है। अब लोग हैरान कि भैया मुस्लिम तो नाराज हैं ही हैं, और देखिए नाराज होने के कारण भी है कि आपका गिरिराज सिंह जैसे, और हर इंसान, कल तो वो आप IAS का देख रहे होंगे, एक लड़की ने, बेचारी ने नैपकिन मांगे, लड़की IAS भड़क गई बिहार में। वो कह रही हैं कि आज तुमने नैपकिन मांगे, कंडोम मांगोगी, जीन्स मांगोगी, पाकिस्तान चले जाओ। तो हर तीसरा आदमी आपको पाकिस्तान भेजने को तैयार है अगर आप जरा सा भी सच बोलेंगे। तो इस दौर में मुस्लिम के अंदर बेचैनी तो है, लेकिन वो बीजेपी के लोग इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं ना, अपना झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आपको थोड़ी देर के लिए ना आप झिझक जाएंगे। वसीम बरेलवी का शेर है ना, वो है कि वो झूठ भी बोल रहा था बहुत सलीके से, मैं एतवार ना करता तो क्या करता। तो मंच पे वो 3 तलाक की बात, मुस्लिमों को साथ लेने की बात, तो ये कहा गया देखो भाई वाकई में मुस्लिम औरतों ने वोट दिया। और शहनवाज आम, मुख्तार अब्बास नकवी, ये बीजेपी के मुस्लिम फेस, ये तो और जोर शोर से कह रहे थे भाई हमने मुस्लिम महिलाओं की क्रांति कर दी, इनके जीवन में मोदी जी ने क्रांति कर दी। तो आज मैं ये सोचा था कि ये मुस्लिम जो नेता हैं ये क्यों रखे जाते हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी में जब से स्थापना हुई है तब से आज तक प्रतीकात्मक तौर पर सही, लेकिन कुछ मुस्लिम चेहरे जरूर रखे जाते हैं। आपको याद होगा वो नरसिंह राव का दौर, नरसिंह राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, जब लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी और राज्यसभा में सिकंदर बख्त विपक्ष के नेता हुआ करते थे। आरिफ बेग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के। उस दौर में हिंदुत्व की लाइन लेने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस बात का बड़ा जोर शोर से पूरे पूरे देश में ढोल पीटती थी कि हमारे हिंदुत्व का मतलब मुस्लिम विरोध नहीं है, हम मुसलमानों का विरोध नहीं करते। और मुसलमानों के दिमाग में तो विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर भर दिया है, जिससे मुसलमानों को दूर कर लेना चाहिए और भाजपा से जोड़ना चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊंगा 16 मई 1996 की तारीख, जब पूरी दुनिया हमारे राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल पर नजर गड़ाए बैठी थी, क्योंकि उस दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एक धर्मनिरपेक्ष देश में एक हिंदुत्ववादी पार्टी की सरकार शपथ ले रही थी। लेकिन लोगों को घोर आश्चर्य हुआ जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ठीक बाद जिस नेता को शपथ दिलाई गई उसका नाम सिकंदर बख्त था, उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। सबको हैरानी हुई कि मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, प्रमोद महाजन जैसे सारे लोग बैठे, लेकिन नंबर 2 पर सिकंदर बख्त को मौका देकर वाजपेयी जी क्या संदेश देना चाहते हैं। मगर वो दौर दूसरा था, वो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, जिन्हें पता था कि 13 दिनों बाद फिर विपक्ष में ही बैठना है। लिहाजा वो अपनी सरकार के सेक्युलर चरित्र और भारतीय संविधान के प्रति आस्था का संदेश दुनिया को देना चाहते थे, और उसमें वो कामयाब भी रहे।
फिर 1998 के लोकसभा चुनाव में जब अटल जी दूसरी बार सत्ता में आए तो उनके लोकसभा सांसदों में एक नाम रामपुर से बेगम नूर बानो को हराकर आए मुख्तार अब्बास नकवी का भी था। सिकंदर बख्त के साथ दूसरे मुस्लिम चेहरे नकवी को भी मंत्री बनाया गया, पर जब 1999 का लोकसभा चुनाव हुआ तो नकवी तो हार गए। लेकिन बिहार में आपको याद होगा किशनगंज में तस्लीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम था, डॉन था, तो बिहार के किशनगंज में तस्लीमुद्दीन को हराकर उमा भारती के चेले शहनवाज हुसैन दिल्ली पहुंच गए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने वो काम किया, हैरान हो गए, महज 32 साल की उम्र में शहनवाज को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। दरअसल वो दौर ऐसा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी जब भी कहीं से मुसलमानों को टिकट देती थी तो उस कैंडिडेट को मुसलमानों के भी वोट मिल जाया करते थे। लेकिन दौर बदल गया। कब से बदल गई मैं ये भी आपको बताता हूँ। अक्टूबर 2001 में केशुभाई को हटाकर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। जब नरेंद्र भाई गुजरात पहुंचे तो गुजरात में बीजेपी की हालत खस्ता होती जा रही थी, दिन पर दिन खराब हो रही थी, इसलिए वहां चेंज करके मोदी जी को भेजा गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बने 4 महीने नहीं हुए थे कि बिहार के मुजफ्फरपुर से चलकर अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर आग लगा दी गई। आपको याद होगा, बड़ी दर्दनाक घटना हुई। बोगी में सवार 72 यात्री, जिसमें ज्यादातर साधु थे, सब जिंदा जल गए थे। उसके बाद अगले 2 दिन तक गुजरात समेत पूरे देश में इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग होने लगी। लेकिन याद रखिए, ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 दिनों तक गुजरात में कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मीडिया के सामने आए। मीडिया जब उनसे गोधरा की घटना पर सवाल पूछ रही थी तब उन्होंने इसे रेलवे का मुद्दा बताया था और कहा कि गोधरा रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी आरपीएफ संभालता है। आरपीएफ केंद्र सरकार के अधीन है, आप लोग रेल मंत्री नीतीश बाबू से सवाल करिए इस बारे में। मोदी इस मामले की कोई भी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप आगे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या करने वाले हैं, तो इस सवाल के जवाब में मोदी जी ने न्यूटन के तीसरे गति नियम का कोट करते हुए कहा कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होना तो संसार का नियम है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे बोल सुनकर पत्रकारों के होश उड़ गए। फिर क्या था, टीवी चैनलों पर मोदी जी और उनका न्यूटन का तृतीय नियम की बात चलने लगी और देखते देखते गुजरात जलने लगा। पूरी दुनिया में इस घटना को प्रायोजित दंगा माना गया। बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई, इतनी तीखी प्रतिक्रिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अटल बिहारी वाजपेयी और जसवंत सिंह जो विदेश मंत्री थे उनको जवाब देना मुश्किल हो गया। भाजपा कहती रही है कि अचानक हुआ था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की धज्जियां उड़ाने का मामला था। जब पूछा गया कि अचानक हुआ था तो पहले 2 दिन क्यों नहीं हुआ, 2 दिन बाद क्यों हुआ, मोदी के बयान के बाद ही दंगा क्यों भड़का तो दिल्ली क्या कर रही थी। उसी दौर में आपको याद होगा वाजपेयी जी और मोदी जी वाला वो संवाद, राजधर्म का पालन करना चाहिए, और मोदी जी ने वाजपेयी कहा मैं वही तो कर रहा हूँ। दरअसल ये सवाल इतना बड़ा था कि मुसलमान समुदाय जो बाबरी मस्जिद विध्वंस का दंश भूलने में लगा था, उसके जख्म और ज्यादा गहरे हो गए। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक निपट गई, यहाँ तक कि आडवाणी की धर्मनिरपेक्ष अपील का भी बहुत ज्यादा असर नहीं छोड़ पाई, क्योंकि गुजरात में खून की नदी बहने जैसे हालात को भूल जाना मुसलमानों के लिए असंभव था। कहते हैं कि किसी घटना को जब दशक भर बीत जाते हैं तो यादें और जख्म धुंधले पड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो दशक भर बीतने के बावजूद मोदी जी को भाजपा का ताज सौंपने की तैयारी शुरू हो गई। ऐसे हालात में मुसलमानों के जख्म और गहरे होते चले गए और लगातार कोई ना कोई वाक्य और हरा कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कोई बहुत सार्थक पहल नहीं करी है। कहा जाए कि सार्थक पहले बयान जरूर आते हैं। जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और जब मीडिया ने उनसे गुजरात दंगों के बारे में पूछा तो उनका जवाब बेहद निराशाजनक था। मोदी ने कहा कि अफसोस तो तब भी होता है जब गाड़ी के नीचे छोटा सा पिल्ला आ जाता है। उनके एक बयान की भी बड़ी आलोचना हुई, इसे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा माना गया। इसके बाद जो हुआ उसे कहने की जरूरत नहीं है। रामजादे, हरामजादे, कपड़ों से प्रदर्शनकारियों की पहचान, शमशाम बनाम कब्रिस्तान की बातें, मॉब लिंचिंग की घटना, ये सब एक जैसी कड़ी है, एक जैसी कहानी है। यदि गलती से भी इसके बाद बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट देती है तो उसे मुसलमानों का वोट मिलना मुश्किल हो जाता है। इतने ही नहीं, सोशल मीडिया की गंदगी ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि भाजपा के मुस्लिम उम्मीदवारों को हिंदुओं के वोट भी नहीं मिल पाते। बाकी बात बात में पाकिस्तान भेजने की धमकी के लिए गिरिराज सिंह जैसे भोपू तो हैं। तो मेरा बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान नेता
चुनाव लड़के क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें डर किस बात का है? राज्यसभा किसी दूसरे कोने से, अगर आप मुसलमानों की इतनी बात कर रहे हैं, इतनी भावनाएं बात कर रहे हैं, तो मुसलमान नेता मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, इनको चुन के आना चाहिए ना। और इस बार तो मोदी जी ने पर इनके भी कचड़ दी है। तो जाहिर है अब क्या स्ट्रेटेजी है बीजेपी की? अब स्ट्रेटेजी है कि मुसलमानों को अगड़ा बनाम पिछड़ा के नाम पर मुसलमान वोट डिवाइड करो, मुसलमानों को पसमानदा समाज के नाम पर डिवाइड कर दो, क्या पसमानदा समाज की कुछ योजना ले आओ। जैसे महिलाओं को लेकर कन्फ्यूजन है, ऐसी पसमानदा समाज में कन्फ्यूजन करो, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट एकजुट होकर विरोध में जाते हैं तो गठबंधन मजबूत होता है। और जो इस दौर में 2024 में जो सीन दिख रहा है वो गठबंधन मजबूत दिख रहा है। तो जाहिर है मोदी जी और अमित शाह के लिए परेशानी है 2024 का चुनाव। हालात जो भी होंगे हम बताते रहेंगे, देखते रहिए 4PM। आपको अगर यूपी की खबरें चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल 4PM यूपी सब्सक्राइब करिए। आपको बिहार की खबरें चाहिए तो हमारा नया चैनल 4PM बिहार सब्सक्राइब करिए। प्यार बनाए रखिएगा, सहयोग दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।